सोचिए एक रोबोट रसायनज्ञ है। आपकी सुबह की कॉफी खत्म भी ना हो और वो 10,000 प्रयोग निपटा दे। हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं लग रहा अब। विज्ञान में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। बिल्कुल। आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई कैसे वैज्ञानिक खोज के तरीके ही बदल रहा है पूरी तरह से। बिल्कुल। विज्ञान अब अपने कह सकते हैं 5वें दौर या 5th पैराडाइम में आ गया है। 5वां दौर। हाँ, देखिए पहले था अनुभव वाला विज्ञान, जी फिर सिद्धांत बने, हाँ। फिर कंप्यूटर से गणना वाला दौर आया। और अभी तक हम डेटा संचालित विज्ञान की बात करते थे। हाँ, डेटा ड्रिवन। हाँ, डेटा ड्रिवन। पर अब है एआई संचालित युग। अच्छा और यहाँ एआई सिर्फ मतलब डेटा को छानता नहीं है, अच्छा वो खुद भी परिकल्पनाएं बनाने में मदद कर रहा है, अच्छा। एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन कर रहा है। मतलब वो खोज में एक एक्टिव पार्टनर बन गया है। पार्टनर, हम्म, ये सिर्फ एक टूल नहीं, एक साथी जैसा है लैब में। बिल्कुल एक सहयोगी। ये जो फंडामेंटल वैज्ञानिक समीकरण है ना, उनके सिमुलेशन से सीखता है। और इससे होता यह है कि भविष्यवाणियां पारंपरिक तरीकों से हजारों गुना तेज हो जाती हैं। हजारों गुना तेज। हाँ, सोचिए ना, प्रोटीन की जो जटिल संरचना होती है, हाँ, फोल्डिंग वाली प्रॉब्लम। वही उसका अनुमान लगाना अब डीएनए शब्द लिखने से भी तेज हो गया है। अरे बाप रे, मतलब रफ्तार तो बिल्कुल ही बदल गई है। ये रफ्तार इस नए दौर की पहचान है। तो अगर हम कुछ खास फील्ड्स को देखें, जीव विज्ञान में क्या हो रहा है इसके चलते? जीव विज्ञान में तो समझिए क्रांति आ गई है। जैसे ये डिफ्यूजन मॉडल्स हैं, एआई तकनीकें। हाँ, सुना है इनके बारे में। ये रातों रात नई दवाओं के पोटेंशियल मतलब जो कैंडिडेट होते हैं वो तैयार कर सकती हैं। रातों रात? हाँ, इससे जो दवा बनाने में सालों लगते थे ना, वो प्रक्रिया बहुत बहुत छोटी हो सकती है। कमाल है। और अल्फा फोल्ड, उसको तो जानते ही हैं। हाँ, अल्फा फोल्ड ने तो प्रोटीन फोल्डिंग की 50 साल पुरानी पहेली हल कर दी थी। बिल्कुल, और लगभग 200 मिलियन प्रोटीन संरचनाओं की जानकारी सबको मुफ्त में दे दी। 200 मिलियन? ये आंकड़ा तो मतलब सोचने में भी वक्त लगे। अविश्वसनीय है ना? अच्छा, और पदार्थ विज्ञान यानी मटेरियल साइंस, वहां एआई क्या गुल खिला रहा है? वहां भी पीछे नहीं है। ग्राफ न्यूरल नेटवर्क हैं, जीएनएनएस। जीएनएनएस, हाँ। ये कमाल कर रहे हैं। ये क्या करते हैं कि अणुओं के बीच जो जटिल रिश्ते होते हैं ना, उनको समझते हैं। जैसे वो परमाणुओं के बीच के बॉन्ड को सोच सकते हो। अच्छा, मतलब वो स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं। हाँ, गूगल का जीनोम प्रोजेक्ट याद है? हाँ, जीनोम सुना था। उसने एआई की मदद से 2.2 मिलियन नए क्रिस्टल खोजे हैं। 2.2 मिलियन? हाँ, और उनमें से करीब 3,80,000 स्टेबल मतलब स्थिर हो सकते हैं। 3,80,000? ये आंकड़ा लगभग 800 साल के इंसानी ज्ञान के बराबर की खोज है। 800 साल का ज्ञान एक प्रोजेक्ट से। लेकिन एक सवाल है, इन नए क्रिस्टलों को खोजना एक बात है, पर इनको लैब में बनाना, फिर असल चीजों में लगाना, जैसे बेहतर बैटरी या सोलर सेल, वो तो अब भी मुश्किल होगा ना? हाँ, चुनौती तो है, बिल्कुल है, पर एआई उसमें भी मदद कर रहा है। अच्छा, कैसे? वो ये अनुमान लगाने में मदद करता है कि कौन से पदार्थ बनाना शायद आसान होगा या किन के गुण सबसे ज्यादा काम के होंगे। तो हाँ, ये अगली पीढ़ी की बैटरी और सौर सेल बनाने की राह को आसान जरूर कर रहा है। समझ गई। अच्छा, और जलवायु विज्ञान? आजकल मौसम इतना अनप्रिडिक्टेबल है। सही कहा आपने, और ये बहुत जरूरी भी हो गया है। जलवायु विज्ञान में भी एआई तेजी ला रहा है। जैसे कि? गूगल का एक मॉडल है ग्राफकास्ट। ग्राफकास्ट, हाँ। ये जो पारंपरिक सुपर कंप्यूटर घंटों लगाते हैं ना 10 दिन का मौसम पूर्वानुमान बनाने में, हाँ, बहुत कंप्यूटिंग लगती है उसमें। ये वो काम मिनटों में कर सकता है। मिनटों में 10 दिन का पूर्वानुमान? हाँ, और इससे होता यह है कि जो खतरनाक मौसम की घटनाएं हैं जैसे चक्रवात वगैरह, हाँ। उनकी चेतावनी ज्यादा जल्दी और ज्यादा सटीक मिल सकती है, जानें बच सकती हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर ये सब हो कैसे रहा है? मतलब कौन सी एआई तकनीकें हैं इन सब के पीछे? क्या खास है इनमें? देखिए, मुख्य रूप से 3 तरह की एआई आर्किटेक्चर हैं जो ये सब कर रही हैं। अच्छा। एक तो जीएनएस, जिनकी बात हमने की, जो अणुओं और क्रिस्टल जैसी संरचनाओं को समझते हैं। ठीक है। दूसरे हैं ट्रांसफॉर्मर, ये लंबी जानकारी की कड़ियों को पढ़ सकते हैं, जैसे जीनोम। जैसे भाषा मॉडल में होते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है। और तीसरे हैं डिफ्यूजन मॉडल। अच्छा, वो दवा बनाने वाले? हाँ, वो पूरी तरह से नई संरचनाएं बना सकते हैं, जैसे दवा के अणु या शायद नए मटेरियल भी। समझ गए। जीएनएस, ट्रांसफॉर्मर और डिफ्यूजन मॉडल। बिल्कुल, और साथ में एक क्लाउड कंप्यूटिंग और शक्तिशाली जीपीयूज जो हैं। हाँ, उनकी वजह से एक्सेस बढ़ गया है। हाँ, उसने इन तकनीकों को ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया है। आम वैज्ञानिक भी अब इनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं।
और जब इतने शक्तिशाली उपकरण ज्यादा लोगों के हाथ में आते हैं तो ये सोचना भी लाजमी है कि उनका इस्तेमाल कैसे होगा। सही है ना? यहीं पर शायद कुछ मुश्किल सवाल भी खड़े होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। नैतिक सवाल, और वो बहुत जरूरी हैं। जैसे? एक बड़ा मुद्दा है दोहरे उपयोग का, डुअल यूज रिस्क। मतलब वही एआई जो मान लीजिए किसी बीमारी का इलाज खोजने में मदद कर रहा है, हाँ। उसका गलत इस्तेमाल करके खतरनाक केमिकल या शायद कोई नया वायरस बनाने की कोशिश भी तो की जा सकती है। ये तो काफी डरावना है। फिर ट्रेनिंग डेटा का मसला है। अगर डेटा में ही कोई कमी है या कोई पक्षपात है, बायस। हाँ बायस, तो एआई गलत या भ्रामक नतीजे दे सकता है और उस पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। और पारदर्शिता, ये एआई मॉडल कई बार ब्लैक बॉक्स जैसे होते हैं ना, समझ नहीं आता कि वो किसी नतीजे पर पहुंचे कैसे। बिल्कुल। क्या हम पूरी तरह से एक ऐसे ब्लैक बॉक्स एआई पर भरोसा कर सकते हैं, खासकर जब बात इंसानी जिंदगी या पर्यावरण की हो? ये बड़े सवाल हैं। हम्म तो हमने देखा कि कैसे एआई विज्ञान में एक बिल्कुल नया अध्याय लिख रहा है, खोज की रफ्तार को मतलब कई गुना बढ़ा रहा है। बायोलॉजी, मटेरियल साइंस, क्लाइमेट साइंस, हर जगह असर दिख रहा है। हाँ, और ये सब हो रहा है उन शक्तिशाली एआई आर्किटेक्चर्स की वजह से जिनके बारे में हमने बात की। लेकिन ये भी साफ है कि इसके साथ गंभीर नैतिक सवाल जुड़े हैं, खासकर ये दोहरे उपयोग वाला खतरा और पारदर्शिता की जरूरत। हाँ, इन शक्तिशाली उपकरणों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल हो, ये पक्का करना हम सबकी जिम्मेदारी है। वैज्ञानिकों की, पॉलिसी बनाने वालों की, समाज की। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब एल्गोरिदम लैब की नोटबुक पर साइन करने लगेंगे तो उस यूरेका वाले पल का, उस खोज का श्रेय आखिर किसे मिलेगा? इंसान को, मशीन को या दोनों को? हाँ, सोचने वाली बात है। हमारे औजार तो बहुत एडवांस हो गए हैं। अब ये हम पर है कि हम उनका इस्तेमाल समझदारी से करें।